अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लास्ट लेक्चर करने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम को कौन कौन सा डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो टाइप्स के जो है डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो है वो नर्वस डिसऑर्डर्स में हमारे पास आता है वास्कुलर डिसऑर्डर, देन उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनल डिसऑर्डर। पहले हम देखेंगे कि वास्कुलर डिसऑर्डर्स आपके पास कौन से हैं। वास्कुलर डिसऑर्डर्स आपके पास बेसिकली वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे पास ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। अगर हमारे नर्वस सिस्टम को देखें, आपको पता है कि जो आपका वास्कुलर सिस्टम है वो आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है और आपके हर सिस्टम को, हर ऑर्गन को, हर सेल को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो अगर उस ब्लड की सप्लाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है नर्वस सिस्टम में, ठीक है, नर्वस सिस्टम के ब्लड सप्लाई में अगर हमारे पास डिस्टर्बेंस आ जाती है तो हमें वास्कुलर डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। अब वास्कुलर डिसऑर्डर की एक अच्छी एग्जांपल है आपके पास पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में ये होता है कि हमारे पास हमारी बॉडी का कोई एक ग्रुप ऑफ मसल्स, एक ग्रुप या बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो अपना फंक्शन लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर ग्रुप ऑफ मसल्स इज नॉन एज पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस बेसिकली है क्या? ये एक वास्कुलर डिसऑर्डर है जो कि ब्लड सप्लाई की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है हमारे पास कोई एक ग्रुप या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मसल्स जो है हमारे पास अपना फंक्शन जो है लॉस्ट कर देते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई। अब इसकी काजेस बहुत सी हो सकती हैं। सबसे पहले इसकी काज ये हो सकती है कि आपके नर्वस सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई हो, आपको कोई चोट लगी हो, खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से वो पैरालिसिस को फेस कर रहा है। दूसरी इसकी अहम वजह ये हो सकती है कि अगर स्ट्रोक हो जाए, स्ट्रोक आपके पास रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी ब्लड वेसल का आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ब्रेक हो जाती है, कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है, तो ये स्ट्रोक भी एक मेन वजह है आपके पास पैरालिसिस की। तीसरा आपके पास है ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपकी ब्लड वेसल में थिकनेस ऑफ ब्लड की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तब भी आपको पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसकी सबसे चौथी और आखिरी जो इसकी काज है वो क्या है? कुछ लोगों को पोलियो वायरस का, बच्चों को पोलियो वायरस का अटैक होता है। तो पोलियो वायरस बेसिकली करता क्या है, या एक पॉइजन को जो है वो क्रिएट करता है, एक पॉइजन जो है वो प्रोड्यूस करता है और वो पॉइजन काज करता है डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से हमारे पास पैरालिसिस हमें हो सकती है। आपने देखा जो पोलियो के बच्चे होते हैं, जिनको पोलियो हुआ होता है, वो बेसिकली माजूर ही होते हैं, उनको पैरालिसिस का ही सामना होता है। तो पॉइजन जो प्रोड्यूस किया जाता है पोलियो वायरस से, वो भी एक काज होती है हमारे पास पैरालिसिस की। पैरालिसिस की आपके पास 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है कि आपको वीक पैरालिसिस हो जाए थ्रू आउट दी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी पर। इसको वैसे पैरालिसिस को आम अल्फाज में फालिज भी कहते हैं। ठीक है, इसको आम अल्फाज में फॉलिज भी कहते हैं। अगर आप किसी को खुदा ना खास्ता एक वीक सा पैरालिसिस का अटैक हुआ है थ्रू आउट दी बॉडी, उसकी बॉडी हल्का फुल्का काम करना छोड़ गई है। दूसरी इसकी टाइप है कि आपको, कुछ लोगों को देखा है आपने, एक साइड पे फॉलिज का अटैक हुआ होता है, मतलब एक साइड की पैरालिसिस होती है। उनके लेफ्ट, अगर मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड पे हुआ है तो उनके लेफ्ट हाथ काम नहीं करेगा, लेफ्ट टांग काम नहीं करेगी। अगर राइट पे हुआ तो राइट हैंड उसका काम नहीं करेगा, या उनका जो है वो राइट लेग उनका काम नहीं करेगा। तो ये जो है ये इसकी दूसरी टाइप है। तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप हमारे पास ये है कि हमारे नीचे वाले पोर्शन में, नीचे जो लोअर हमारी टांगे हैं उन पर जो है हमारे पास पैरालिसिस का अटैक हो जाए, तो ये हमारे पास पैरालिसिस की तीसरी टाइप है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी चारों लिम्स पर, आपकी दोनों टांगे और दोनों बाजू पर आपका जो है वो पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। तो बेसिकली पैरालिसिस की आपके पास 3 टाइप्स हैं। एक क्या, जो थ्रू आउट दी बॉडी हो जाए, फिर दूसरा जो एक साइड पर फॉलिज का अटैक आपको हो जाए, तीसरा यह है कि आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब आपका लोअर जो पोर्शन है, आपकी लोअर लिम्स हैं, उन पर अगर आपको पैरालिसिस का अटैक होता है। तो ये आपके पास 3 टाइप्स थी पैरालिसिस की। पैरालिसिस बेसिकली एग्जांपल है आपके पास वास्कुलर डिसऑर्डर की। दूसरा टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो नर्वस सिस्टम को फेस करना पड़ता है वो हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर है, जो कि किस वजह से होता है? डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर नर्व इम्पल्स की प्रोडक्शन और उनकी ट्रांसमिशन में
जो है वो डिस्टर्बेंस हो तो हमारे पास फंक्शनल जो है वो डिसऑर्डर होता है। वास्कुलर में डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई था, जबकि फंक्शनल में हमारे पास क्या है, डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इसकी वजह से एक जो मेजर आपके पास बीमारी डिसऑर्डर आपको फेस करना पड़ता है वो होता है एपिलेप्सी, जिसको उर्दू में आप मिर्गी कहते हो, मिर्गी का दौरा, ठीक है, मिर्गी होता है। अब मिर्गी में क्या होता है, मिर्गी में एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स होता है, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, एबनॉर्मली और जल्दी जल्दी क्विकली जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करवाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है और मिर्गी के दौरे में आपको झटके लगते हैं, ठीक है, झटके टाइप से लगते हैं, आपकी बॉडी जो है ना उसको झटके लगते हैं, क्योंकि जो है वो एबनॉर्मल ट्रांसमिशन हो रहा होता है आपके पास नर्व इम्पल्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास काजेज क्या है, इसकी काजेज है आपके पास, इसकी काजेज आपके पास अगर किसी जवान को, यंग पीपल को में जो है वो आपके पास एपिलेप्सी होता है तो वो किस वजह से होता है, या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक काज हो सकती है, या कोई डेवलपमेंटल काज हो सकती है कि जब मतलब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान कोई वजह बन जाए तो उस वजह से भी हमारे पास एपिलेप्सी, यंग पीपल में एपिलेप्सी होती है जेनेटिक काज की वजह से या डेवलपमेंटल काज की वजह से। और अगर बूढ़े लोगों में देखा जाए जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, 40 साल की उम्र से ऊपर के लोग हैं, उनको जो है ब्रेन ट्यूमर की वजह से एपिलेप्सी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी इसकी काज क्या हो सकती है, आपको हेड ट्रॉमा हो, आपके सर पे कोई चोट लगे, या आपको किसी इन्फेक्शन का सामना हो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी किस्म की इन्फेक्शन हो या आपको हेड ट्रॉमा हो, ये तीसरी काज होती है आपके पास एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, एपिलेप्सी का कोई नॉन ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, बहरहाल आप इसको दवाइयों के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए आप इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हो। पेशेंट को क्या करना पड़ता है, डेली बेसिस पर जो है अपनी जो है दवाई लेनी पड़ती है। वो ड्रग्स जो कि एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, उन्हें हम कहते हैं एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। एंटी मतलब होता है जो अगेंस्ट काम करे, एपिलेप्टिक जो एपिलेप्सी के, ठीक है, वो ड्रग जो कि एपिलेप्सी के अगेंस्ट काम करे, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करे, उन्हें हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने नर्वस डिसऑर्डर्स देखे। नर्वस डिसऑर्डर्स बेसिकली दो टाइप के थे, वास्कुलर डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर। वास्कुलर डिसऑर्डर किस वजह से होता है, डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई, ठीक है, जबकि फंक्शनल किस वजह से होता है, हमारे पास डिस्टर्बेंस इन दी नर्व ट्रांसमिशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब वास्कुलर की एग्जांपल आपके पास थी पैरालिसिस, और जबकि फंक्शनल की आपके पास एग्जांपल थी एपिलेप्सी की। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।